This is BVK TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. एक ऐसी हसीन अभिनेत्री जिन्होंने फिल्मों को दिया नया चलन। एक ऐसी अदाकारा जो थी राज कपूर और देवानंद की पहली पसंद। एक ऐसी नायिका जो थी बिंदास, बोल्ड और खूबसूरती का नायाब मिलन। वो थी ऐसी एक्ट्रेस जो भारतीय फिल्मों में लाई विदेशी फैशन। हर अदा थी जिनकी कमाल। She is none other than beautiful, gorgeous, attractive, pretty woman Zeenat Aman. टीका माथे पे लगा हो तो ध्यान लगाने से भगवान जल्दी प्रवेश कर जाते हैं मन में। दिल के टूटने की आवाज नहीं होती बाबूजी, मगर उससे जलजले आ जाते हैं। Don't move, Don. आज से तुम लोग मुझे जसबीर नहीं जेनिस कहोगे। हेलो बीवीका टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण और आज एक गाना गाने का मन कर रहा है मेरा। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। क्या बात। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे जीवन में आ गए, हमारे चैनल में आ गए, बहुत अच्छा लगा। और ज़ीनत अमान की बायोग्राफी आज हम लेकर आए हैं और ये सच्ची और अच्छी बायोग्राफी है, क्योंकि हम शानदार, जानदार, सच्ची अच्छी बायोग्राफी बनाने के लिए जाने जाते हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद एक बार फिर से कुछ वक्त लिया हमने और आपके लिए एक शानदार प्रेजेंटेशन, एक बायोग्राफी ज़ीनत अमान की, जो कि ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने बैड गुड गर्ल और गुड बैड गर्ल वाला जो फेस था वो सबको दिखाया। कैसे नायिकाओं में क्या बात होनी चाहिए वो उन्होंने बताई और पुरानी नायिकाओं का ट्रेंड तोड़ा और ड्रेसेस वगैरह सब कुछ चेंज कर, मतलब एक बॉलीवुड की हीरोइन का पूरा लुक चेंज करने वाली एक्ट्रेस ज़ीनत अमान। उनकी आज हम बात करेंगे, जिनको आगे आने वाली अभिनेत्रियों ने कॉपी किया, उनके अंदाज को मतलब अडॉप्ट किया और फिर वो बहुत बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां बनी। पर अभी उन्हीं की बात कर रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं ज़ीनत अमान, जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल सहा। ऐसा स्ट्रगल पारिवारिक लाइफ में भी जो कि अच्छे अच्छे लोग दहल जाते हैं सोच कर भी, लेकिन उन्होंने मुस्तैदी से लड़ाई लड़ी और क्या क्या हुआ उनके जीवन में शुरुआत से लेकर आखिर तक। देखिए ज़ीनत अमान की ये शानदार जानदार बायोग्राफी। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो कमेंट के साथ में एक शेयर बटन भी दबाना। तो आइए चलते हैं ज़ीनत अमान की दुनिया में। ज़ीनत अमान का जन्म हुआ था 19 नवंबर सन 1951 को। जगह थी मुंबई, यानी उस वक्त का बॉम्बे। इनके पिताजी मुस्लिम थे और माँ महाराष्ट्रियन हिंदू। माताजी का नाम था वर्धिनी और पिता अमानुल्लाह खान साहब। ये भारतीय सिनेमा से संबंध रखते थे। बतौर सहायक लेखक पाकीज़ा और मुगले आजम जैसी कई फिल्मों में स्क्रीन राइटिंग करते नजर आए थे अमानुल्लाह खान साहब। अमानुल्लाह खान ने अपना नाम बतौर लेखक अमान रखा था और आगे चलकर ज़ीनत ने अपने पिताजी का नाम अमान अपने नाम के आगे लगा लिया था। बचपन में तो ज़ीनत को कुछ और नामों से ही पुकारा जाता था। माता पिता बड़े प्यार से इन्हें बबुश्का बुलाते थे और कभी कभी ज़ैनी बेबी। लेकिन जब ज़ैनी यानी ज़ीनत केवल 2 साल की ही थी, इनके माता पिता अलग हो गए। कुछ ही साल पहले तो इनके माता पिता एक पार्टी में मिले थे, प्यार हुआ था और फिर शादी कर ली थी। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि हिंदू मुस्लिम होने की वजह से दोनों के परिवारों ने इस शादी को कबूल नहीं किया था, पर आपसी विचार नहीं मिले तो पति पत्नी कैसे एक साथ रहते। दोनों की ये शादी जल्द ही खत्म हो गई। अपने पति से अलग होने के बाद अपनी बेटी को पालने के लिए ज़ीनत की माँ ने काम करना शुरू किया और एक शानदार स्कूल में इनका दाखिला भी करवा दिया और उस स्कूल का नाम था सेंट जेवियर्स बोर्डिंग स्कूल।
जो कि महाराष्ट्र की एक खूबसूरत जगह पंचगनी में है। जीनत के पिता भी तलाक होने के बाद बैंड्रा में एक बंगले में शिफ्ट हो चुके थे। जब भी जीनत स्कूल की छुट्टियों में वापस आती थी तो बॉम्बे में उनके पिता उनका इंतजार करते। पिता और बेटी दोनों बहुत सारा वक्त बिताते थे। पिताजी लॉन्ग वॉक पर लेकर जाते थे, आइसक्रीम खिलाते, कहानियों के साथ साथ उर्दू की कविताएं भी सुनाते थे। कुछ कविताएं उनमें से ऐसी होती थी जो सिर्फ और सिर्फ जीनत अमान के लिए उन्होंने लिखी होती थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और साथ ही जीनत की माँ से भी। इसीलिए अपनी बेटी और अपनी पत्नी के लिए वो अक्सर इंग्लिश में सुंदर सुंदर लेटर भी लिखा करते थे। पर जीनत के बचपन में पिताजी का साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया। पिता अमानुल्लाह खान साहब केवल 41 बरस की उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो चले। उस वक्त जीनत अमान की उम्र केवल 13 साल थी। अपने पिता को वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये भी एहसास था कि अब पिता इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए अपने पिताजी के नाम को यानी अमान को, जो कि बतौर लेखक वो लिखा करते थे, उसी नाम को जीनत ने अपने नाम के आगे लगा दिया। जीनत खान की जगह अब जीनत अमान बन गई और ताउम्र अपने पिता का नाम अपने साथ जोड़कर वो पिता का एहसास करती रही हैं। स्कूलिंग के दौरान जीनत अमान पढ़ाई लिखाई में बड़ी अव्वल थीं और साथ ही साथ हाजिर जवाब भी। इसी कारण इन्हें स्कूल की हेड गर्ल बना दिया, क्योंकि स्कूल वालों को ये लगता था कि जीनत सभी लड़कियों को अच्छे से कंट्रोल कर सकती थी। और पढ़ाई में अव्वल होने के कारण ही फिर जीनत ने स्कूल में टॉप भी किया और इसी के चलते दक्षिण कैलिफोर्निया में ग्रेजुएशन करने के लिए इन्हें स्कॉलरशिप भी दी गई। जीनत का एडमिशन अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुआ। पर ज्यादा दिन तक जीनत का मन विदेश में नहीं लगा। इसी कारण वापस बॉम्बे लौट आई और इसी बीच जीनत अमान की मां ने भी दूसरी शादी कर ली थी। वर्धिनी के दूसरे पति जर्मनी के थे, जिनका नाम था हेंज, और इस शादी के बाद वर्धिनी ने अपना नाम स्किंडा हेंज रख लिया था। वर्धिनी के नाम बदलने की वजह यही थी कि वो जर्मनी की नागरिकता लेना चाहती थी, क्योंकि वो हेंज से शादी कर चुकी थी और अपनी बाकी जिंदगी जर्मनी में ही गुजारना चाहती थी। अब मुंबई लौट आने के बाद जीनत ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और साथ ही साथ जीनत ने फेमिना और सेबी जैसी कई बड़ी बड़ी मैगजीन्स और पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू कर दिया। लोगों के इंटरव्यू लेना, उन पर लेख लिखना जीनत की पहली पसंद थी। लेकिन साथ ही साथ मॉडलिंग का भी इन्हें शौक हो चला था। एक दिन जीनत कुछ कपड़ों की मॉडलिंग कर रही थी, तभी इनके खूबसूरत फेस को देखकर एक आदमी ने कहा, आपको यहाँ नहीं मनीला में होना चाहिए। और ऐसे ही अब जीनत ने कई मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। 1970 में जब मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हुआ तब जीनत अमान उसमें दूसरे स्थान पर नजर आई थी और इसी साल फिर जीनत अमान ने मिस एशिया पैसिफिक का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया और इसी के साथ जीनत अमान ऐसा खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी जिन्हें मिस पैसिफिक एशिया का खिताब मिला। पर जीनत को एक बात का हमेशा अफसोस रहा कि उन्हें मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता में नहीं भेजा गया था। बहरहाल इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद अब जीनत अमान अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की नज़र अब जीनत पर पड़ चुकी थी। जीनत की जो पहली फिल्म थी वो साल 1970 में सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई थी, लेकिन ये हिंदी फिल्म नहीं थी, ये एक हॉलीवुड फिल्म थी जिसका नाम था द इविल विदिन, जिसमें देवानंद हीरो के रूप में थे और देवानंद की हीरोइन थी वियतनाम की एक्ट्रेस क्यू चिन। और इसी फिल्म से जीनत अमान दर्शकों के सामने सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई। इनके किरदार का नाम था रीटा और वो इस फिल्म में एक अहम हिस्सा निभा रही थी। Don't threaten me. Rita. साल 1970 में रिलीज हुई इस फिल्म की शूटिंग ज्यादातर जयपुर और उदयपुर में हुई थी। जीनत अमान के साथ देवानंद के अलावा
इस फिल्म में इफ्तिखार, जगदीश राज और प्रेमनाथ जैसे कई हिंदी फिल्मी कलाकार नजर आए थे, पर यह फिल्म भारत में कभी भी रिलीज नहीं हो पाई। कारण ये था कि फिल्म में हिंसक और किसिंग सीन्स थे, जिसके चलते सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास ही नहीं किया। विदेश में रिलीज हुई, लेकिन यह फिल्म सफलता से कोसों दूर रही, इसीलिए चर्चा का विषय भी नहीं बन पाई। Do you think some things are worth any sacrifice? Depends upon the sacrifice that you make. अब जीनत अमान फिल्मों में अपना करियर बनाने की सोचने लगी और इनकी मां ने इन्हें सपोर्ट किया और अपना काम छोड़कर जीनत अमान की मैनेजर बन गई। जीनत अमान कहती हैं कि मुझे कुछ करके दिखाना था, मैं अपनी माँ को कुछ बन के दिखाना चाहती थी, मेरी माँ को मुझ पर गर्व हो, ऐसा मैं कुछ करना चाहती थी। अब जब मिस एशिया भी बन चुकी थीं और एक फिल्म भी कर चुकी थीं, तो हिंदी फिल्मों के निर्देशक अब इनके घर आने जाने लगे। पहली बार जिस हिंदी फिल्म में जीनत अमान नजर आई थी वो थी फिल्म हलचल, और ये ओपी रहलान की फिल्म थी। ओपी रहलान एक दिन इनकी माँ से मिलने आए और इस फिल्म के बारे में बात की, और इस तरह हिंदी फिल्म हलचल मिली जीनत अमान को। लेकिन इस फिल्म में तो जीनत का छोटा सा ही रोल था। Okay, that's all right. Very good. और वहीं एक दूसरी फिल्म भी इन्हें ऑफर कर दी गई। फिल्म का नाम था हंगामा, जिसमें जीनत अमान महमूद और किशोर कुमार के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई। ये लोग आदमी बड़ा पत्ते आदमी यार, तो अपने आदमी मारता है, देखा जाए आपने? राइट यार। भले ही हंगामा और हलचल फिल्म फ्लॉप साबित हुई हो, लेकिन इनके बावजूद भी जीनत ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लोग जीनत को पसंद करने लगे थे। उन्हीं दिनों एक फिल्मी पार्टी भी रखी गई, जिसमें जीनत और उनकी मां को भी बुलाया गया। उस पार्टी में कई बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां भी मौजूद थी, जिनमें से एक थे देव आनंद। उस वक्त देव आनंद अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की तैयारी कर रहे थे, और फिल्म के लिए उन्हें एक ऐसे हसीन चेहरे की तलाश थी जो कि उनकी बहन का रोल निभा सके। और ये रोल एक हिप्पी कल्चर वाली लड़की का था जो कि ड्रग्स का नशा करती है। देवानंद ऐसी अभिनेत्री की तलाश में थे जो कि इस रोल के साथ इंसाफ कर सके। वैसे तो देवानंद कई अभिनेत्रियों को इस फिल्म में लाना चाह रहे थे और अपनी बहन बनाना चाह रहे थे, पर मुमताज के साथ साथ कई अभिनेत्रियां ऐसी रही जिन्होंने देवानंद की बहन बनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि देवानंद तो एक हीरो थे और उनकी बहन बनकर कोई भी अपना करियर खराब नहीं करना चाहता था। जब इस पार्टी में जीनत अमान पहुंची तो येलो कलर की मिनी स्कर्ट पहनी थी, खूबसूरत टॉप था और साथ में बूट्स, और इसी के साथ स्मोकिंग भी कर रही थी जीनत अमान। अब देवानंद की जब नज़र जीनत पर पड़ी तो देव साहब का ध्यान बस जीनत पर ही अटक गया। देव साहब कुछ सोच ही रहे थे, इसी बीच एक लाइटर देवानंद की तरफ बढ़ा और वो हाथ जीनत अमान के थे। बड़े स्वैग से लाइटर ऑफर किया देव साहब को जीनत अमान ने, तो देव साहब के दिल से बस एक ही आवाज़ आई, हाँ यही तो है वो जैनिस जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। हालांकि देवानंद और जीनत 1970 की फिल्म द इविल विदिन में एक साथ काम कर चुके थे। ये फिल्म इंग्लिश होने की वजह से इसमें देव साहब और जीनत के किसिंग सीन्स भी थे, पर देवानंद के दिमाग में इस वक्त तो हरे रामा हरे कृष्णा का वो किरदार जैनिस नजर आ रहा था, जो कि जीनत के ड्रेसअप और उनके सिगरेट पीने के स्टाइल और स्वैग में साफ साफ देवानंद देख रहे थे। और अब देव साहब ने जीनत से कहा, क्या तुम मेरी फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देना चाहोगी? तब जीनत ने कहा, मैं ज़रूर देना चाहती हूँ, पर देव साहब मुझे अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आता। तब देव आनंद ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्क्रीन टेस्ट इंग्लिश में ही लूँगा। और इसी के साथ अब देवानंद ने फिल्मिस्तान स्टूडियो का इनविटेशन दे दिया। जीनत अमान बहुत खुश थी और ऐसे में उन्होंने अपने पिताजी को याद किया। जीनत की ज़िंदगी में भले ही एक सौतेले पिता आ चुके हों, पर वो अभी भी अपने उस पिता को बहुत याद करती थी। वो इस दुनिया में नहीं थे, पर अब भी वो जीनत के बहुत करीब थे। जीनत अपने पिता अमानुल्लाह खां की कब्र के पास गई और स्क्रीन टेस्ट की तैयारी करने लगी। सभी लाइंस अपने पिता की कब्र को एक एक करके सुनाती चली गईं और फिर
सीधा ऑडिशन देने के लिए देव आनंद के पास पहुंची। चेहरा पसंद है? ऑडिशन के बाद देवानंद ने जीनत को कहा कि आपको फोन करके इसका रिजल्ट बता दिया जाएगा। उस वक्त एवरग्रीन देवानंद के साथ फिल्म करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जीनत ऑडिशन देकर बहुत खुश थी। पारिवारिक जिंदगी की बात करें, जो सौतेले पिता थे उनका ट्रांसफर हुआ माल्टा, और अब जीनत और उनकी माँ माल्टा शिफ्ट होने का विचार बना चुकी थी। क्योंकि उस वक्त जीनत युवा थी, यंग थी, तो एक ही फिल्म के भरोसे वो रहना भी नहीं चाहती थी। जीनत के कुछ और भी सपने थे जो वो पूरा करना चाहती थी। जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। इसीलिए जीनत ने सोचा था कि माता पिता के साथ विदेश चली जाऊंगी और वहाँ तो बहुत सारी भाषाएं मुझे सीखने को मिलेगी, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जाऊंगी और इंटरप्रेटर बनकर काम करूंगी। लेकिन किस्मत ने तो जीनत के लिए कुछ और ही सोच रखा था। तकरीबन 18 दिन बीते और देव साहब का फोन जीनत अमान के पास पहुंचा। देव साहब ने कहा, हेलो। जीनत, मेरे कैमरामैन को आपसे प्यार हो गया है। उन्हें आपकी आंखें और स्माइल बहुत पसंद आई है, इसीलिए हम फिल्म की शूटिंग के लिए नेपाल चलेंगे। तुम तैयार हो जाओ। ये बात सुनते ही जीनत अमान बड़ी खुश हो गई। अब देव साहब के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिलने वाला था। जीनत शूटिंग के लिए नेपाल चली गई। हालांकि जीनत की पहली 3 फिल्में बिल्कुल भी नहीं चली थी, इसलिए फिल्मी करियर बनाने का बिल्कुल मन भी नहीं था। लेकिन ऊपर वाले की स्टोरी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। इनकी किस्मत में सितारा बनकर फिल्म इंडस्ट्री में चमकना लिखा था, लेकिन जीनत को इसका एहसास नहीं था। जीनत अमान ने अपने इस किरदार जेनिस के साथ पूरा इंसाफ किया, और इसके पीछे वजह यह भी थी कि हिप्पी कल्चर को बहुत ही गौर से और बहुत करीब से देखा था जीनत अमान ने। जब कैलिफोर्निया में पढ़ाई कर रही थी तब वहाँ हिप्पी कल्चर इन्हें बहुत देखने को मिला था। बहरहाल फिल्म में इनका रोल बड़ा शानदार रहा, और लोगों ने जीनत की एक्टिंग के साथ साथ इनके वेस्टर्न लुक को, वेस्टर्न स्टाइल को बहुत पसंद किया। जॉन डॉर्टी, मी, जीन, जेन, जॉन, मीना, इंदर, फेंक दो दीपक को अपने दायरे से बाहर। नफरत करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है हमारे ग्रुप में। साल 1971 में रिलीज हुई हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिल्म के गाने भी लोगों को बहुत पसंद आए। एक गीत था दम मारो दम मिट जाए गम। ये गाना बड़ा सुपरहिट रहा और आज भी लोग इसे पसंद करते हैं। इस गीत से जुड़े कुछ रोचक किस्से भी रहे। जब R.D. बर्मन ने ये गाना पहली बार देवानंद के सामने सुनाया तो इस गीत को सुनते ही देव साहब ने कहा, इसे फिल्म में नहीं लेंगे, इसे एल्बम में रख सकते हैं। इस गीत की जगह देव साहब जिस गीत को चाहते थे उसके बोल थे, देखो दीवानो ये काम ना करो। का नाम बदनाम न करो। लेकिन R.D. बर्मन के बार बार कहने पर देव साहब ने ये गाना फिल्म में भी रखा, लेकिन इस गाने को छोटा कर दिया गया था। जब ये गाना सिल्वर स्क्रीन पर लोगों ने देखा तो सभी लोग झूम उठे और सबने साथ गाया, दम मारो दम मिट जाए गम। यहाँ ये बात भी गौरतलब रही कि इस गाने के बोल की वजह से ये गीत उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिया गया था, लेकिन आज सभी रेडियो स्टेशंस पर ये गाना बहुत सुनाई देता है और इस गीत के टाइटल पर भी एक फिल्म बन चुकी है, दम मारो दम। अब जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई तो जीनत ने अपने माता पिता के पास माल्टा जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन देव साहब ने जीनत से कहा, मैं फिल्म की एडिट बहुत जल्दी से पूरी करवाऊंगा और ये फिल्म जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ जाएगी, उसके बाद ही तुम विदेश जाना। पर जैसे ही फिल्म रिलीज हुई तो सफलता के नए शिखर को छू लिया जीनत ने, और जीनत के पैरों में इसी फिल्म ने बेड़ियां भी बांधी और कहा, अब तुम्हारा करियर सिर्फ फिल्में ही है। और जीनत ने उसे स्वीकार कर लिया और यही वो फिल्म रही जिसने जीनत अमान को पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिलवाया। साथ ही बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया। अब इन अवार्ड्स ने भी जीनत अमान की सफलता पर मोहर लगा दी थी। फिल्म तो सुपरहिट हुई, लेकिन साथ ही साथ अब
कई फिल्मी निर्देशक जीनत अमान के घर पहुंचने लगे। लेकिन यहाँ ये गौरतलब है कि सभी निर्देशक जीनत को फिल्म में बहन का ही रोल ऑफर करने लगे थे। तब जीनत ने अपने मेंटर देवानंद से पूछा कि क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा, तुम एक भी बहन का रोल एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि उन दिनों देवानंद एक फिल्म की स्टोरी लिख रहे थे और देव साहब ने वो स्टोरी सिर्फ जीनत अमान को सोचकर ही लिखी थी। देव साहब के लिए ये फिल्म एक चुनौती भी थी। वो जीनत को इस बार बहन के रूप में दर्शकों को दिखाने वाले थे, लेकिन खुद की बहन नहीं बल्कि उनकी प्रेमिका की बहन के रूप में, जो बाद में देवानंद से ही प्यार करने लग जाती है। साल 1973 था और ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हीरा पन्ना। दर्शकों ने फिल्म को बहुत प्यार दिया। इस फिल्म से जीनत की जहां बहन वाली छवि दूर हुई, वहीं देवानंद के साथ इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। बड़े स्मार्ट हो, बिकिनी उतरवाने वाली कोई और होगी। लेकिन इस वक्त तुम्ही से वास्ता है, घबरा क्यों रही हो? जीनत जब फिल्मों में आई थी तब अधिकतर नायिकाएं इंडियन लुक में ही फिल्मों में नजर आती थीं, लेकिन जीनत ने आते ही इस ट्रेंड को बदल दिया। जीनत ने अपने आप को वेस्टर्न लुक में पेश कर दिया। लोगों ने ये लुक बहुत पसंद किया और इसी के साथ भारतीय फिल्मी नायिकाओं की वेशभूषा बदल गई। बोल्डनेस को जीनत अमान ने नई परिभाषा दी थी। कैमरे के सामने हिचक तोड़कर बेबाक बिंदास अंदाज में पेश आई जीनत अमान। चाहने वालों ने जीनत को नया नाम दे दिया और ये खिताब था सेक्स सिंबल का। जैसे ही हीरा पन्ना फिल्म आई, हेमा मालिनी के बाद दूसरे नंबर पर जीनत अमान का नाम लिया जाने लगा और अब जीनत के पास उस दशक के सभी सितारों के साथ काम करने के ऑफर आने लगे। हीरा पन्ना से जुड़ी यहाँ ये बात गौरतलब है कि देव साहब ने इस फिल्म को कम बजट में बनाने का सोचा था और ये नवकेतन कंपनी की उस वक्त की सबसे कम बजट की फिल्म थी और इस फिल्म के हिट गाने देने वाले आर.डी. बर्मन उस वक्त डिप्रेशन में थे। पर जब देवानंद ने उनसे कुछ घंटों बात की तो आर.डी. बर्मन को बहुत अच्छा लगा और इसके बाद खुश होकर आर.डी. बर्मन ने 4 बेहतरीन नगमे भारतीय फिल्मी दर्शकों के सामने हीरा पन्ना में रखे, जो कि लोगों को बहुत पसंद आए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। 1973 में हीरा पन्ना के अलावा रोटी कपड़ा और मकान, यादों की बारात, धुंध और प्रेम शस्त्र जैसी कुछ फिल्में और रिलीज हुई। जीनत अमान अपने सीन्स को लेकर और अपनी ड्रेसेस को लेकर भी चूजी रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण इस फिल्म से मिलता है जिसका नाम था यादों की बारात। इस फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन ने जीनत को एक सूट पहनवाया और कहा, एक गीत है जिसमें आपको यही सूट पहनना है, पर जीनत ने उस सूट को पहनने से इनकार किया क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं था। 2 मिनट ठहरेंगे? ओके। अब इसके चलते जीनत ने खुद का नया ड्रेस तैयार किया और नासिर हुसैन के सामने पहुंची। निर्देशक ने देखा कि जीनत बहुत खूबसूरत लग रही हैं और फिर ये गीत शूट हुआ। इस गीत में जीनत को जब लोगों ने देखा तो वो करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन गई और जब भी कोई गिटार उठाता है, हाथ में लेता है, तो जीनत अमान का पोज और ये गीत बरबस याद आ जाता है। गीत के बोल, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। अब बात सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की भी की जाए, जिसके निर्माता, निर्देशक, लेखक और एडिटर मनोज कुमार थे और इस फिल्म को आज भी एक हिट फिल्म का दर्जा दिया जाता है। इसमें एक गीत था, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। वैसे ये गाना जीनत अमान पर फिल्माया नहीं जाना था। ये गाना तो मौसमी चटर्जी के रोल के लिए था, पर वो प्रेग्नेंट थीं, इसीलिए ये गीत जीनत अमान पर फिल्मा दिया गया। हाय हाय ये मजबूरी। लेकिन इस फिल्म के गीत के साथ ही जीनत अमान को और ऊंचाइयां मिली और ये गीत आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। इस फिल्म का निर्देशन मनोज कुमार ने किया था और मनोज कुमार ने जीनत को एक बहुत लंबा डायलॉग देते हुए कहा था कि आपको ये डायलॉग बोलना है और किसी किसी शब्द पर ही आपके आंसू गिरने हैं और ये रोल बहुत तरीके से जीनत अमान ने निभा दिया। इस सीन के लिए मनोज कुमार के पास जीनत की सिर्फ 3 डेट्स थी
क्योंकि जीनत अमान बहुत ज़्यादा बिजी एक्ट्रेस थी। पर ये सीक्वेंस शूट करने में मनोज कुमार को 16-17 दिन लग गए थे और जीनत अमान ने मनोज कुमार का साथ दिया और अपने दूसरी डेट्स को एडजस्ट करते हुए अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को मना लिया था। ऐसी बड़े दिल वाली रहीं जीनत अमान। अब जीनत अमान के पास फिल्मों की लाइन लगती चली गई और सिनेमा के पर्दों पर इनकी फिल्में आती चली गईं। साल 1974 में अजनबी, 1975 में वारंट और चोरी मेरा काम, 1977 की धर्मवीर, छैला बाबू, हम किसी से कम नहीं और साल 1979 की द ग्रेट गैम्बलर। ये फिल्में हिट साबित हुई और जीनत को फिल्म इंडस्ट्री का चमकता हुआ सितारा इन फिल्मों ने बना दिया। इसी के साथ जीनत अमान अब फिल्मों में ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री भी बन गई और ख़ास बात ये भी रही कि देव साहब के साथ फिल्मों में डेब्यू करने वाली जीनत देवानंद की फिल्मों की पहली पसंद हुआ करती थी। लोगों ने भी देव साहब और जीनत अमान की जोड़ी को बहुत प्यार दिया। सभी लोग इन्हें पसंद करते थे। इसी कारण तकरीबन आधा दर्जन फिल्में रहीं जिसमें इन दोनों ने हीरो हीरोइन का रोल निभाया। साल 1973 की हीरा पन्ना के बाद 1974 में प्रेम शास्त्र, 1975 में वारंट और 1977 में डार्लिंग डार्लिंग, इश्क 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 और कलाबाज। ये कुछ फिल्में रहीं जिसमें देव साहब और जीनत अमान की जोड़ी को लोगों ने सिल्वर स्क्रीन पर देखा। जब साल 1978 आया तो फिल्म डॉन रिलीज हुई जिसमें जीनत का एक नया एक्शन किरदार लोगों को देखने को मिला और फिल्म में रोमा का किरदार लोगों ने बहुत पसंद किया। हालांकि इस फिल्म के साथ एक दुखद घटना भी थी जिसका दुख सबको हुआ। फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और सभी जानते थे कि नरीमन ईरानी ने ये फिल्म बनाई है और ईरानी साहब एक बेहतरीन इंसान भी थे। लेकिन किस्मत कुछ ऐसी रही कि वो इस फिल्म की सफलता नहीं देख पाए और फिल्म की रिलीज होने से पहले ही दुनिया से अलविदा हो गए। नरीमन ईरानी ने जब जीनत अमान को रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग में देखा था उसी वक्त उन्होंने अपनी फिल्म में लेने की बात कह दी थी। जीनत अमान का बड़ा दिल यहाँ भी देखने को मिलता है। जब अचानक नरीमन ईरानी की डेथ हो गई थी तो जीनत अमान बहुत दुखी हुई और ऐसे में उन्होंने अपने अच्छे इंसान होने की मिसाल भी दे दी। उस वक्त की सबसे महंगी स्टार जीनत अमान ने डॉन फिल्म के लिए 1 रुपया भी फीस नहीं ली थी। मुझे इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था डॉन। जीनत उस वक्त सभी बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रही थी। जीनत के लिए ये खास बात भी मशहूर थी कि समय की पाबंद थी और सेट पर वक्त से पहले पहुंच जाती थी। 2-2 शिफ्ट्स में इन्हें काम करना पड़ता था क्योंकि जीनत एक थी और जीनत के पास फिल्में बहुत सारी थीं। एक दिन जीनत शूटिंग के लिए स्टूडियो पहुंची। ये फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ वो कर रही थी। जीनत अपने समय से पहले स्टूडियो पहुंच गई पर पता चला कि अमिताभ बच्चन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जीनत अमान ने यूनिट के लोगों को कहा कि मैं मेकअप रूम में जा रही हूं, जब अमिताभ आ जाएं तो मुझे बुला लीजिएगा। तकरीबन 1 घंटे बाद अमिताभ बच्चन सेट पर पहुंचे। हालांकि अमिताभ बच्चन समय के बड़े पाबंद थे पर उस दिन किसी वजह से वो लेट हो गए थे। जब जीनत अमान को पता चला कि अमिताभ बच्चन आ गए हैं तो वो रूम से नीचे आ गई। डायरेक्टर ने उसी वक्त जीनत को आते देखा तो वो बिना कुछ जाने ही बुरा भला कहते हुए, गालियां देते हुए जीनत को एड्रेस करने लगे और जीनत के लेट आने की वजह से अजीब अजीब सी बातें करने लगे। जीनत अमान डायरेक्टर से कुछ नहीं कह पाई और अपने आंखों में आंसू लिए वहां से पलटकर मेकअप रूम में चली गई और जाकर अपने असिस्टेंट को पैकअप करने के लिए कह दिया। तब अमिताभ बच्चन ने इनसे माफ़ी मांगी और फिल्म के प्रोड्यूसर और अमिताभ बच्चन ने बहुत समझाया कि आप फिल्म छोड़कर मत जाइए। अमिताभ बच्चन ने कहा, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है लेकिन वो आदमी बड़ा बेवकूफ़ है और साथ ही शराबी भी। इस बात को जाने दो, चलो काम करते हैं। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है कि मैं अफसोस तो मुझे है रोमा। हालांकि शूट करने का जीनत का बिल्कुल मन नहीं था पर अमिताभ के कहने पर काम किया। बाद में डायरेक्टर ने माफ़ी भी मांगी पर जीनत ने दोबारा कभी भी
उस डायरेक्टर के साथ काम ही नहीं किया। साल 1978 में जीनत की एक और फिल्म आई जिसका नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। ये राज कपूर की फिल्म थी। इस फिल्म से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। फिल्म के लिए राज कपूर ने कई एक्ट्रेस का ऑडिशन लिया था, पर फिल्म की कैरेक्टर रूपा का अक्स उन्हें किसी में भी नजर नहीं आ रहा था और राज कपूर के साथ इस फिल्म में काम करना सब लोग चाहते थे। एक दिन जीनत अमान भी इसी रोल के लिए एक देहाती लड़की की ड्रेस पहनकर और कुछ ऐसा ही मेकअप कर राज कपूर के पास मिलने पहुंच गई। वहां जाकर राज कपूर के सेक्रेटरी से कहा कि साहब को कहो कि उनसे मिलने रूपा आई है। सेक्रेटरी की बात सुनकर राज कपूर चौंक गए, क्योंकि वो तो किसी भी रूपा को जानते भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो मिलने पहुंचे तो सामने जीनत को उस फिल्म की रूपा के रूप में देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो बोल पड़े, मेरी फिल्म की रूपा मुझे मिल गई है। आंख जो देखे धोखा खाए, दिल जो अंधा वही राह बतलाए। और उन्होंने जीनत को फिल्म में साइनिंग अमाउंट के रूप में सोने की गिन्नियां हाथ में थमा दी और इस तरह बड़ी ही सूझबूझ से रूपा बनकर रूपा का किरदार जीनत अमान ने राज कपूर से ले ही लिया। जब सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म रिलीज हुई तो जीनत अमान को इसके बाद कई लोगों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। आलोचना की वजह यह थी कि फिल्म में जीनत अमान ने अंग प्रदर्शन किया था, लेकिन फिल्म की समझ रखने वालों ने जीनत की इस परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया और जीनत को इनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस का खिताब दे दिया और कहा कि ऐसी एक्टिंग सिर्फ जीनत ही कर सकती थी। आज तक दुख ही दिया है मैंने सबको, फिर क्यों मेरे मन में प्यार पैदा कर रहे हो? बोलो। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी, पर फिर भी ये एक यादगार फिल्म बनी जिसे पसंद करने वाले आज भी बहुत पसंद करते हैं। ये फिल्म जीनत के करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई। अब जीनत और हर जगह बस जीनत ही थी। बिंदास और बोल्ड अंदाज और अपनी काबिलियत के दम पर हर बड़ी मैगजीन की कवर गर्ल बन गई जीनत का जहां ग्लैमर सबने देखा, वहीं जीनत के दिल में अब घर बनाने का सपना दिखाई देने लगा। अपनी आलीशान करियर की छलांग के साथ साथ खुद को अब किसी की जिंदगी में शामिल करने का सोच लिया, पर किसी को उस वक्त ये कानो कान खबर भी नहीं हुई। साल 1980 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अब्दुल्ला। इस फिल्म में जीनत अमान और संजय खान ने एक साथ काम किया था। इस फिल्म के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, आपस में साथ सपने देखने लगे, घूमने लगे और ऐसी बातें बॉलीवुड के गलियारों से मीडिया की कलम बनकर लिखना शुरू भी हो गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा भी किया कि जीनत अमान और संजय खान ने जैसलमेर में जाकर शादी रचा ली है। जब जीनत और संजय खान करीब आने लगे थे तब जीनत के शुभ चिंतकों ने इन्हें आगाह भी किया था और ऐसा करने से मना किया था, पर प्यार में खोई जीनत ने उनकी परवाह नहीं की। सिनेब्लिट्स मैगजीन में जीनत अमान ने संजय खान की साइड लेते हुए कहा था कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, क्या आप लोगों को समझ नहीं आता? मैं हमेशा उनका साथ दूंगी और उन्हें एक दिन बॉलीवुड का किंग बनाकर रहूंगी। अब्दुल्ला फिल्म के निर्देशक और निर्माता खुद संजय खान ही थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन संजय खान तो पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे, पर प्यार पर किसी का बस नहीं चलता। चुपके ही सही जीनत ने संजय खान से शादी कर ली। यहाँ ये बात गौरतलब है कि संजय खान का स्वभाव बहुत गुस्सैल किस्म का था, पर जीनत तो उनके प्यार में थी और उन्हें इस रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था। अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और उस वक्त जीनत एक बेहद बिजी शेड्यूल वाली एक्ट्रेस हुआ करती थी। उनकी एक डेट तो दूर, एक शिफ्ट भी खाली नहीं मिलती थी। उस वक्त जीनत लोनावाला में एक दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी।
संजय खान ने जीनत को फ़ोन कर मुंबई आने को कहा, क्योंकि वो अपनी उस फिल्म के एक गाने के कुछ छूटे हुए पार्ट शूट करना चाहते थे। जीनत ने कहा, मैं एकदम से शूटिंग छोड़कर नहीं आ सकती। तब संजय खान अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगे और फ़ोन पर ही जीनत अमान को खरी खोटी सुना दी। जीनत ने एक बार तो ना कर दिया था, पर अब संजय खान की नाराज़गी जीनत को अच्छी नहीं लगी और प्यार में पागल जीनत मुंबई लौट आई। मुंबई आने के बाद इन्हें पता चला कि संजय खान तो अपनी फैमिली के साथ ताज होटल में गए हैं। अपने नाराज शौहर को मनाने अब जीनत वहां पहुंच गई। संजय खान उन्हें एक रूम में मिले। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। संजय ने जीनत को और सुना दिया। जब जीनत ने अपना पक्ष रखना चाहा तो संजय खान ने अपना आपा खो दिया और गुस्सैल संजय खान ने जीनत अमान को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लाते मारी, घूंसे मारे और उसके बाद बाल पकड़कर खींच लिया। एक बेरहम बादशाह अपनी मासूम बेगम को पीटता जा रहा था। होटल के स्टाफ ने भी ये सब कुछ देखा। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि संजय खान की पत्नी भी उस वक्त वहीं मौजूद थी और संजय खान को रोकने की बजाय वो उन्हें मारने के लिए उकसाती रही। जीनत की जॉ लाइन डैमेज हो गई, जबड़े पर काफ़ी चोट आई, चेहरे पर बहुत जगह चोट के निशान होते चले गए और कई जगह तो खून बहने लगा था। ये संजय खान की दरिंदगी का ऐसा चेहरा था जिसे देखकर हर कोई हैरान था। जीनत को डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। जीनत अमान की जॉ लाइन टूट गई थी। जीनत की आंखों के पास की मांसपेशियां डैमेज हो चुकी थीं। पसलियों को भी काफ़ी चोट आई थी। अगले दिन जब जीनत अमान से मिलने के लिए संजय खान अस्पताल पहुंचे तो ये कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि उस वक्त उस दिन उन डॉक्टर्स को इन पर बड़ा गुस्सा आया और संजय खान को वहां से भगा दिया गया। जीनत कई दिनों तक हॉस्पिटल में रही। संजय खान ने अपनी बायोग्राफी द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में लिखा था कि 1980 में एक पार्टी के दौरान मैंने जीनत अमान की पिटाई कर दी थी। हालांकि संजय खान ने अपनी इस बायोग्राफी में इस बात का जिक्र कर इस पर मोहर तो लगा दी कि ऐसा हुआ था, पर जीनत अमान के चाहने वाले ना ही इस दरिंदगी को भूले हैं और ना ही दिल से संजय खान को उन्होंने माफ़ किया है। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि जीनत के साथ संजय खान ने ये पहली बार नहीं किया था। वो इससे पहले भी जीनत के साथ काफ़ी मारपीट कर चुके थे, जिसकी पुष्टि जीनत के डॉक्टर ने की थी। डॉक्टर ने कहा था कि एक बार जीनत की पसली में चोट लग गई थी और मैंने उनका एक्सरे किया था। इस मारपीट की घटना के बाद अब जीनत अमान ने संजय खान से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। जा रही हूँ मैं। आज के बाद न तुम्हें तुम्हारी बीवी मिलेगी न तुम्हारा प्यार। जीनत अमान ने अपनी महानता यहाँ भी दिखाई। इतना दर्द सहन करने के बाद भी उन्होंने संजय खान के खिलाफ किसी भी तरह की रिपोर्ट पुलिस में नहीं लिखवाई और ना ही कोई केस किया। और यहाँ ये बात भी गौरतलब रही कि इस शादी को लेकर दोनों ने ही हमेशा चुप्पी साधे रखी और बीवी का टीवी भी इस शादी की पुष्टि नहीं करता। साल 1980 में जीनत अमान की और भी बहुत सी फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर आईं। अली बाबा, 40 चोर, कुर्बानी, दोस्ताना, इंसाफ का तराजू, ऐसी कई फिल्में आती गईं। अली बाबा और 40 चोर ने जीनत अमान को हिंदुस्तान के साथ साथ रशिया में भी बहुत फेमस कर दिया। फिल्म आने के बाद अब जीनत के चाहने वालों की संख्या एक के बाद एक कहीं ज़्यादा होती चली गई। यहीं फिल्म कुर्बानी की बात करें तो उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी कुर्बानी और ब्लॉकबस्टर फिल्म कुर्बानी के गानों में भी जीनत को देखकर लोग झूम उठे थे और ये गाने बड़े यादगार बन गए। जीनत की खूबसूरती और ग्लैमर का ऐसा मेल रहा कि लोग आज तक इन गानों को पसंद करते हैं और भूल नहीं पाए हैं। ये गाने हैं लैला मैं लैला, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, और तीसरा गीत हम तुम्हें चाहते हैं।
फिल्म कुर्बानी का एक किस्सा जीनत अमान खुद बताती हैं कि एक बार फिरोज खान ने उन्हें किसी फिल्म में लेने को कहा था। वो रोल लीड एक्ट्रेस का नहीं था। इस पर मैंने बड़ी सादगी से उस रोल के लिए इनकार कर दिया था। इस बात पर फिरोज खान थोड़ा नाराज हुए, पर काफ़ी दिनों बाद फिरोज खान वापस जीनत अमान को फ़ोन करते हैं और फ़ोन उठाते ही कहते हैं, इस बार तुम्हारे लिए लीड रोल है और इसे तुम रिजेक्ट मत करना। इस तरह फिल्म कुर्बानी जीनत अमान को मिली। और इस फिल्म की शूटिंग का एक किस्सा जीनत ये भी बताती हैं कि एक दिन मुझे शूटिंग पर जाना था, पर उससे पहले रात को पार्टी में चली गई तो लेट हो गया और इस वजह से अगले दिन शूटिंग पर लेट पहुंची। फिरोज़ खान काफ़ी देर से उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो बहुत ही गुस्से में भी थे। जीनत से जैसे ही वो मिले तो बोल पड़े, बेगम आप देर से आई हैं और इस देरी की कीमत आपको चुकानी होगी। और ऐसा कहने के बाद ना ही डांटा और ना ही बहस की, पर फिरोज़ खान ने जीनत की फीस में से एक छोटा सा हिस्सा काट दिया और उसे क्रू मेंबर्स को 1 घंटे इंतज़ार करने के लिए दे दिया था। 1981 से लेकर 1984 तक जीनत अमान की कुछ और फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें 1981 की लावारिस, 1982 की तीसरी आंख, 1983 में पुकार और महान और 1984 में जागीर फिल्म रिलीज हुई। जीनत अमान अपने करियर के पीक पॉइंट पर थी। हर किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पसंद जीनत अमान हुआ करती थी। सभी लोग जीनत अमान से शादी करने के सपने भी देखते थे। इनमें से कुछ ऐसे बड़े बिजनेसमैन भी थे जिनसे बहुत सी लड़कियां शादी करना चाहती थी, पर वो सभी जीनत अमान के दीवाने थे। लेकिन जीनत अमान का दिल तो आया मजहर खान पर। मजहर खान फिल्मों में हीरो थे, पर उनका दर्जा एक फ्लॉप हीरो का था। मजहर खान का रिकॉर्ड रहा था कि उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई थी। जीनत अमान जैसी सुपरहिट अदाकारा के सामने मजहर खान का फिल्मी करियर तो एकदम लचर स्थिति में था। मजहर खान की पहली शादी हुई थी मॉडल नंदिनी सेन से, लेकिन ये शादी ज़्यादा समय नहीं चली और तलाक के बाद मजहर खान ने दूसरी शादी की और ये थी दिलीप कुमार की भतीजी रुबैना के साथ। ये शादी अच्छी रही और एक बेटा भी हुआ, मगर कुछ दिनों बाद ही दोनों में अनबन हुई और रुबैना भी मजहर को छोड़कर अब अलग हो गई। एक तो फ्लॉप फिल्मों का टेंशन, उस पर तलाक होने का डिप्रेशन। मजहर खान को किसी ऐसे सहारे की अब ज़रूरत थी जो कि उनकी ज़िंदगी का अधूरापन दूर कर सके। यहीं जीनत अमान की एंट्री होती है मजहर खान की लाइफ में। जीनत भले ही फिल्मों में बहुत कामयाबी हासिल कर रही थी, पर उनके दिल में भी एक सूनापन था। जीनत अमान अब शादी करना चाहती थी, लेकिन इनकी माँ को बेटी के लायक कोई रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। संजय खान से धोखा खाने के बाद अब जीनत अमान ये सोच रही थी कि मुझे शादी करनी है, मुझे अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है। जीनत अमान का उस वक्त मानना था कि बायोलॉजिकल क्लॉक तो अपने हिसाब से आगे बढ़ रही है, मुझे अब माँ भी बनना चाहिए। जीनत अमान और मजहर खान की मुलाकातें अब रिश्ते में बदलने को तैयार थी, लेकिन जीनत अमान की माँ को ये रिश्ता कतई पसंद नहीं था। वो मजहर खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जीनत और मजहर के रिश्ते में कुछ भी समान नहीं था। लेकिन जीनत अमान ने फैसला कर लिया था कि वो मजहर खान से शादी करेंगी। इसीलिए अपनी माँ को बिना बताए एक दिन मजहर के साथ विदेश चली गई और वहाँ जाकर 2 लोगों की गवाही हुई और जीनत अमान ने मजहर खान से निकाह कर लिया। जीनत की माँ को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत सदमा लगा और हार्ट अटैक आ गया। फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग हैरान थे कि ये एकाएक क्या हो गया, पर सच तो सच था कि अब जीनत मजहर खान की हो चुकी थी। शादी के बाद जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। जीनत प्रेग्नेंट हो गई और प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग जैसी गंदी आदत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जीनत अपने नन्हे मेहमान का इंतज़ार कर रही थी। ज़िंदगी में जो ये चाहती थी वो इन्हें मिल रहा था, पर ये सब कुछ जीनत का एक भ्रम था जो जल्दी ही टूट भी गया। कुछ दिनों तक तो ये पारिवारिक ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन
जैसे ही जीनत ने सुना कि मज़हर खान किसी मॉडल के साथ डेट कर रहे हैं तो जीनत शॉक्ड हो गई। दोनों की फ़ोटो मैगज़ीन में देखी तो जीनत से रहा नहीं गया, लेकिन जीनत प्रेग्नेंट थी, इसीलिए इस बात को बड़े आराम से हैंडल किया और यही सोचा कि बच्चा जब हो जाएगा उसके बाद बात करूँगी। और अब बेटे अज़ान का जन्म हुआ। जीनत बहुत खुश थी, फिल्मों में अब वापसी भी करना चाहती थी, पर मज़हर खान ने उन पर लगातार दबाव बनाया कि घर पर ही रहो और बच्चों की देखभाल करो। जीनत बाहर निकलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, पर मज़हर खान का दबाव लगातार जीनत पर बढ़ता चला गया। ये भी एक संयोग की बात है कि जीनत अमान के बेटे ने उसी दिन जन्म लिया था जिस दिन जीनत अमान की माँ का बर्थडे आता है, यानी अज़ान अपनी नानी के जन्मदिन पर ही जन्मे थे। अब जीनत अमान के बेटे को देखकर इनकी माँ बड़ी खुश हुई और वर्धिनी ने जीनत से सारी नाराज़गी दूर कर दी और अपनी बेटी को गले लगा लिया। जीनत की कुछ फिल्में ऐसी थीं जो इनकी प्रेगनेंसी के बाद भी रिलीज़ हुई। साल 1985 में अमीर आदमी गरीब आदमी, 1986 में बात बन गई, 1987 में डाकू हसीना और 1989 में तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसी कुछ फिल्में इनकी आईं। ये फिल्में ऐसी रहीं जिन्हें जीनत अमान ने पहले साइन किया था, पर रिलीज़ लेट होने के कारण ये बाद में रिलीज़ की गई। शादी के बाद जीनत ने बस उन्हीं फिल्मों को पूरा किया था जो कि इनके हाथ में थी। इनमें से कुछ फिल्में ऐसी भी थी जिनमें मज़हर खान भी इनके साथ फिल्म में थे। 1984 की सोहनी महिवाल में राशिद के छोटे से रोल में मज़हर खान थे। साथ ही अमीर आदमी गरीब आदमी में भी 1985 में उन्होंने काम किया और 1985 में ही एक और फिल्म थी भवानी जंक्शन, जिसमें भी जीनत अमान के साथ मज़हर खान नजर आए। यहाँ ये बात भी गौरतलब है, डाकू हसीना फिल्म की शूटिंग के दौरान जीनत अमान प्रेग्नेंट थी और इस फिल्म में एक कव्वाली भी थी जिसमें मज़हर खान ने भी रोल किया था एक कव्वाल का, और उस कव्वाली में बोल थे, तू पहले क्या थी और अब क्या हो गई। उसके बाद कोई भी फिल्म जीनत ने साइन नहीं की थी। दोनों ने मिलकर एक ऐड भी किया था जो कि तंबाकू का ऐड था और ये काफ़ी मशहूर साबित हुआ। जीनत के पति मज़हर खान ने अपने घर को जीनत के लिए एक जेल बना दिया था। वो जीनत की सुपरस्टार वाली इमेज को पचा नहीं पा रहे थे। जीनत पे उनका लगातार प्रेशर बढ़ता चला गया। घर में रहो, बाहर मत जाओ, बच्चों को संभालो, बस यही बातें जीनत सुनती रहीं। जीनत को इनकी स्टार वाली लाइफ से बिल्कुल अलग कर दिया गया। हालांकि शादी के 1 साल बाद ही जीनत को महसूस हो गया था कि उन्होंने मज़हर खान से शादी करके ज़िंदगी की सबसे बड़ी दूसरी गलती की है। जीनत ने ये शादी अपने परिवार के खिलाफ जाकर की थी, इसलिए किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। इस शादी को बस कामयाब बनाने की कोशिश करती रही। रिश्तों को सही करने के लिए फिल्मों से भी दूरी बना ली। जीनत अमान के घर में अब दूसरे बेटे की किलकारी भी गूंजी और बेटे जहान खान का जन्म हुआ। जीनत अपने दोनों बच्चों के लिए सोचती रहती थी कि दोनों बेटों का क्या कसूर है, इसीलिए परिवार को एक साथ रहना चाहिए। यही सोचकर बिना शिकायत के परिवार के साथ जीती रही। लेकिन अभी ज़िंदगी में कुछ और भी देखना बाकी था और वो भी अच्छा नहीं था। मज़हर खान बीमार पड़ गए और ऐसे में जीनत ने एक अच्छी पत्नी होने का फ़र्ज़ निभाया। दिन रात मज़हर खान की सेवा करने लगी। मज़हर 5 साल तक ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ते चले गए और जीनत ने इस दौरान खूब सेवा की। 7 महीने ब्रीच कैंटी हॉस्पिटल में मज़हर खान ICU में एडमिट रहे। जीनत की ज़िंदगी का एक ही मकसद रह गया था, मज़हर खान को कैसे भी ठीक होना है। जीनत मज़हर खान के लिए पत्नी के अलावा अब नर्स भी बन गई। मज़हर खान की ड्रेसिंग करना, इंजेक्शन लगाना, सब कुछ करती थी और अब अस्पतालों के खर्च उठाते उठाते जीनत अमान की जमा पूंजी भी बहुत कम होने लगी थी। लेकिन जीनत की तमन्ना थी कि मज़हर खान बस कैसे भी सही हो जाएं। जीनत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस समय मैं आर्थिक परेशानी से घिर चुकी थी और
जिंदगी सिर्फ हॉस्पिटल तक ही सीमित रह गई थी। ना ही सोने का पता था और ना ही खाने का। बस इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, यही जिंदगी में काम रह गया था। जीनत का अटूट विश्वास और मेहनत रंग लाई। मजहर खान ठीक हो गए, पर मजहर का व्यवहार जीनत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। मजहर ने बीमारी से उबरने के बाद अपनी सेहत पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। मजहर को डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ दी थी, उनकी मजहर को आदत पड़ चुकी थी। एक ही दिन में मजहर खान 7 दर्द की दवाइयाँ ले लेते थे। जीनत ने बहुत समझाया, पर मजहर खान उन दवाओं के बिना नहीं रह पाते थे। डॉक्टर्स ने मजहर खान को कहा था कि आप अगर ये दवाएं लेते रहेंगे तो आपकी किडनियां खराब हो जाएंगी। जीनत ने भी बहुत समझाया, पर मजहर खान नहीं मान रहे थे। जीनत ने तन मन धन से मजहर की बड़ी सेवा की, लेकिन मजहर तो वापस बीमार होना चाह रहे थे। जीनत को मजहर की ये जिद बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, और आखिरकार वो दिन भी आया जब इन दवाओं के चलते मजहर की दोनों किडनियां खराब हो गई। जीनत ने उन्हें दूसरी किडनी मिल जाए ऐसी कोशिश भी बहुत की, पर ऐसा नहीं हुआ। जीनत मजहर को छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जीनत उनसे बहुत प्यार करती थी और दोनों बच्चे भी अपने पिता के बड़े करीब थे। पर मजहर ना ही कुछ सुनते थे और ना ही कोई बात मानते थे। एक दिन जीनत ने मजहर से अलग होने का फैसला ले लिया। तलाक का मुकदमा भी दायर हो चुका था, लेकिन फैसला आने से पहले ही तारीख आ गई 16 सितंबर सन 1998। मजहर खान इस दुनिया से रुखसत हो गए। जीनत के लिए ये वक्त बड़ा मुश्किल भरा था। वहीं मजहर खान की मम्मी और बहन ने मजहर के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। यहाँ तक कि दोनों बच्चों को अपनी माँ जीनत के लिए बहुत भड़का भी दिया। बड़े बेटे के मुंह से बहुत गंदे गंदे शब्द भी बुलवाए। एक बार सिमी ग्रेवाल के एक इंटरव्यू के दौरान जीनत ने अपने इस दर्द को बयान किया था। जीनत अमान ने कहा था कि बच्चे बहुत छोटे थे, पारिवारिक राजनीति को समझने में वो नाकाम थे। मजहर के अंतिम संस्कार में भी मुझे आने से रोक दिया था, पर मैं अपने हक से वहां पहुंची थी। यहाँ तक कि मजहर के घर वालों ने जीनत के बच्चों को भी उनसे दूर करना चाहा था, ताकि जीनत को और तकलीफ मिले। वो समय जीनत के लिए सचमुच बड़ा मुश्किल था। जीनत ने इस शादी में अपना पूरा फिल्मी करियर तो दांव पे लगाया ही, साथ ही अपनी खुशियां भी कुर्बान कर दी थी। जीनत बताती हैं, इस शादी में उन्हें खुशी का एक पल भी नहीं मिला। ये एक ऐसी अंधेरी लंबी सुरंग थी जहां दूर दूर तक रोशनी की कोई किरण नहीं थी, ना ही उम्मीद थी। और जीनत को इस बात का बहुत दुख था कि मजहर दुनिया से क्यों चले गए, क्योंकि वो तो उनके बच्चों के पिता थे और बच्चे उनसे प्यार करते थे। साथ ही जीनत भी उन्हें बहुत पसंद करती थी। जीनत ने अपनी ज़िंदगी के कई साल मजहर की ज़िंदगी को बचाने में खर्च कर दिए थे, पर वो ही हुआ जो होने को मंजूर था। जीनत अपने दर्द को यूं भी बयान करती थीं कि मुश्किल भरे सालों में मैं सबसे दूर हो गई थी। किसी ने भी मेरी तकलीफ़ को जानने की कोशिश नहीं की और ना ही साथ दिया। जीनत अपने बच्चों की परवरिश करती चली गई और तकरीबन 10 साल बाद जीनत की फिल्मों में फिर से वापसी हुई। अब तकरीबन 10 साल बाद जीनत अमान फिर से सिल्वर स्क्रीन पर नजर आईं। साल 1999 में भोपाल एक्सप्रेस फिल्म आई, जिसमें जोहरा बाई बनकर जीनत अमान सबको दिखाई दी। ये बात सुबह याद रहे तो जरूर आइएगा, महफिल आपका इंतजार करेगी। 2003 की बूम फिल्म के साथ इन्हें लोगों ने देखा। मोक्षम 2005 में आई, 2006 में जाना लेट्स फॉल इन लव एंड 2007 में आई सिर्फ रोमांस लव बाय चांस, और 2008 में अगली और पगली, 2009 में गीता इन पैराडाइज, 2010 में दोनों वाई ना जाने क्यों, 2012 की फिल्म थी चौराहे, 2014 में स्ट्रिंग्स ऑफ पैशन, 2015 में दोनों वाई टू लाइफ इज़ ए मोमेंट, और 2016 में दिल तो है दीवाना, और 2017 में आई सल्लू की शादी,
और 2019 में पानीपत फिल्म। जीनत आज भी ग्लैमर इंडस्ट्री में सक्रिय है। वो मैगजीन की कवर गर्ल भी है और कई प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर भी। जीनत अमान का नाम फिल्मों में कितना बड़ा था, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी हीरोइन का बोल्ड अंदाज देखकर उसे जीनत अमान ही कहा जाता था। जैसे परवीन बाबी को कहा जाता था गरीबों की जीनत अमान, एक्ट्रेस सारिका को जीनत अमान 2 नाम से कहा जाता था और पद्मिनी कोल्हापुरे को बेबी जीनत अमान कहा जाता था। जब बिपाशा बसु फिल्मों में आई तो उन्हें न्यू एज जीनत कहा जाने लगा। यहाँ ये गौरतलब बात है कि जीनत अमान और परवीन बाबी को लेकर लोगों में कन्फ्यूज़न होता था। वो पहचान नहीं पाते थे कि ये जीनत है या परवीन। ये इन दोनों की सिमिलैरिटी के कारण हुआ करता था और ये आज भी लोग फील करते हैं। जीनत अमान हमेशा बेबाक और बोल्ड रही हैं। जब सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज़ हुई तो जीनत अमान ने फिल्म देखकर कहा था, ये कैसी बचकानी फिल्म है जिसमें हीरोइन की एड़ी पर क्रीम लगाते हुए हीरो आंखें बंद कर लेता है। वहीं जीनत अमान शादी के पहले लिविंग रिलेशन में रहना चाहिए, इस बात का समर्थन करती नजर आई और वो अपने दोनों बच्चों को यही सलाह देती हैं। हालांकि बहुत से बॉलीवुड के लोगों को लिविंग रिलेशनशिप वाली बात हजम नहीं हुई, पर जीनत हमेशा दिल और दिमाग से खुला रहती हैं और उन्हें जो लगता है वो साफ साफ बोल दिया करती हैं। एक इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था कि क्या आपको पता है कि देवानंद आपको पसंद करते थे और जिस पल आप राज कपूर के फिल्म प्रोडक्शन हाउस में चली गई थी तो उससे उनका दिल टूट गया था और उन्होंने अपने दिल की बात दिल में ही रख ली थी। इस बात पर जीनत ने बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए कहा था, राज कपूर से मेरा वही रिश्ता था जो एक डायरेक्टर का एक एक्ट्रेस से होता है, और दूसरा इस बात का तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था और ना ही एहसास है कि देवानंद मुझे पसंद करते थे। जीनत अमान हमेशा समय के साथ चली हैं और समय से आगे भी उन्हें कहा जा सकता है। जीनत सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए पलों की बातें सबके साथ शेयर करती हैं। जीनत अपने दोनों बेटों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जी रही हैं। एक बेटे जहान खान तो फिल्म में म्यूज़िक कंपोज़र हैं, वहीं दूसरे बेटे अजान खान फिल्मों में निर्देशन का काम करते हैं। दोनों ही बेटे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। जीनत की ज़िंदगी को देखें तो बहुत से उतार चढ़ाव इन्होंने देखे। दोनों शादियों में खूब दर्द मिला। संजय खान की बेदर्दी की वजह से जहाँ एक आँख हमेशा के लिए ख़राब हो गई, वहीं दूसरी शादी ने इनके फिल्मी करियर को इनसे जुदा कर दिया था। दोनों ही शादियों में एक पल भी खुशी इन्हें महसूस नहीं हुई थी। अब जीनत अमान की तीसरी शादी की बात करें तो इसकी पुष्टि तो खुद जीनत अमान ने भी नहीं की और ना ही बीवी का टीवी करता है, पर मीडिया रिपोर्ट्स कुछ यूं कहती है कि सन 2012 में जीनत से सरफराज अहमद नाम के एक बिजनेसमैन ने निकाह रचाया था, लेकिन ये बात जीनत ने हमेशा सरासर झूठ ही बताई और साथ ही साथ 2018 में जीनत अमान ने सरफराज अहमद पर धोखाधड़ी और कई आरोप लगाते हुए उन पर केस किया था, जिसकी वजह से सरफराज अहमद को 2 साल जेल में रहना पड़ा। लेकिन सरफराज अहमद ने भी कोर्ट में इस शादी को सच बताने के लिए मौलवी भी पेश किया और कुछ सर्टिफिकेट भी बताए थे, पर जीनत अमान ने इस शादी पर अपनी सहमति कभी नहीं जताई। जीनत ने कभी नहीं माना कि ये शादी हुई भी थी, इसीलिए बीवी का टीवी भी इस खबर की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। पर हाँ, ये सच है कि ये केस चल रहा है और कोर्ट ने सरफराज अहमद को जीनत अमान के पैसे लौटाने को कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर वो पैसे नहीं लौटाते हैं तो उन्हें वापस जेल चला जाना पड़ेगा। ऐसे कई उतार चढ़ाव लिए जिंदगी रही जीनत अमान की। जिंदगी के खूबसूरत मीठे पहलू, कुछ खट्टे पहलू जीने वाली जीनत अमान की पर्सनैलिटी हमेशा से बिंदास रही। बेबाक खुले विचारों की महिला है जीनत अमान। जीवन में हर संघर्ष को पार करते हुए अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरी हैं जीनत अमान। जीनत को लोगों ने बहुत प्यार दिया और हमेशा देते भी रहेंगे। उनके चाहने वाले पहले भी थे, आज भी हैं
और जब तक भारतीय सिनेमा की ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेस की बात होगी तो जीनत अमान को हमेशा याद किया जाएगा। जीनत अमान को फिल्म इंडस्ट्री में भी प्यार के साथ साथ कई अवार्ड्स भी मिले। 2013 में जी सिने अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जीनत को नवाजा गया और जब साल 2016 आया फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड गोज टू जीनत अमान। सन 2018 में बोल्डेस्ट ब्यूटी अवार्ड, साथ ही हिंदी फिल्मों में अपने योगदान के लिए 2021 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। जीनत अमान की ग्लैमरस इमेज पर कभी भी एज का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब साल 2016 में दुबई में एग्जीबिशन हुई जिसका टाइटल था रीडिफाइनिंग ब्यूटी, यानी सुंदरता को फिर से परिभाषित करना, तो इसमें भी पूरी दुनिया से जब लोगों को सेलेक्ट किया गया तो उनमें से एक नाम था बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जीनत अमान का। जीनत आज भी एक्टिव है और लोगों से जुड़ी रहती हैं। हम भी यही चाहते हैं और दुआ करते हैं कि जीनत हमेशा स्वस्थ रहे, लोगों के बीच अपनी एक्टिंग और खूबसूरती की मिसाल हमेशा बिखेरती रहें। जीनत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नायाब हीरा है जिसकी चमक समय के साथ बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती। बीवी का टीवी सलाम करता है ऐसी खूबसूरत अदाकारा जीनत अमान को। तो बीवी का टीवी सलाम करता है जीनत अमान को, क्योंकि वो एक मिसाल है महिलाओं के लिए कि अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, और ये प्रेरणा उन्होंने सभी को दी। जीनत अमान की अच्छी उम्र और अच्छे काम की हम शुभकामनाएं उन्हें देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगली बायोग्राफी के बारे में आपको बताएं, अगली बायोग्राफी कौन सी है। उससे पहले आपको ये कहें, जीनत अमान के बारे में जो मन में ख्याल है, जो इस वीडियो बायोग्राफी को देखकर आपको लगा, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि आपको कैसा लगा, और इसे लाइक भी कीजिएगा, और पसंद ज़्यादा आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह जितने भी सोशल मीडिया के हमारे नेटवर्क होते हैं वहाँ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जीनत अमान के बारे में सही अच्छा जान सकें। और अब अगली बायोग्राफी की बात कर लेते हैं। अगली बायोग्राफी हम लेकर आ रहे हैं उनकी, जो कि बहुत शानदार अभिनेता रहे, पर ज़्यादा जीवन नहीं होने के कारण हम उनकी फिल्में ज़्यादा नहीं देख पाए, लेकिन वो जितना भी काम किया उन्होंने वो बहुत ही कमाल का रहा। विनोद मेहरा साहब, जो जाने माने अभिनेता हैं, जिनका रेखा के साथ में भी हम संबंध देखते हैं, वो विनोद मेहरा अगली बायोग्राफी में आ रहे हैं। तो बीवी का टीवी की शुभकामनाएं आप सभी के साथ भी कि आप हमें यूं ही आगे बढ़ाते रहिए, इन वीडियोस को आगे शेयर करते रहिए, ताकि सब तक पहुंचेगी वीडियोस तो हमें भी हौसला मिलेगा और वीडियो बनाने का। सब कहते हैं तरुण जल्दी करो, इतना लेट क्यों करते हो। हम रिसर्च करते हैं और हम ये नहीं देखते कि आज बना दिया कल बना दिया, रेवेन्यू जनरेट करना है। नहीं, ठीक है, काम करेंगे, अच्छा करेंगे, जितने वक्त लगे लेकिन अच्छा काम करेंगे और आपके लिए करेंगे। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और एक लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी लिखा कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को अगली बायोग्राफी तक के लिए, और यूं ही कहूँगा, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए।